इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो एक्सप्लेनेशन क्लास होगी। तो जैसा कि हमने आप सबको मॉर्निंग में जो हमारा ADA का मॉक टेस्ट 2 था वो सेंड कर दिया था, तो ये वाली जो क्लास होगी इसको हम इवनिंग में अपलोड कर देंगे। आज की जो क्लास होगी उसमें मैंने ना कुछ क्वेश्चंस जो थे मॉक टेस्ट में डेलिब्रेटली ऐसे भी डाल दिए थे जिनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना था। तो क्योंकि जो PPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना होता। तो आज की क्लास में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको अटेम्प्ट नहीं करना होता। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि जो आज का जो टेस्ट था उसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था और जो इसकी ड्यूरेशन थी वो 2 आवर्स तक की थी। जो हमने अपना पेपर डिज़ाइन किया हमने उसी अकॉर्डिंग किया है कि जिस तरीके से PPSC ने पेपर कंडक्ट करवाना है तो हम आपकी प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। तो हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स और हर रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग थी, वो थी 1/4, यानी कि हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। और जो इसकी आंसर की है वो ग्रुप में अपलोड कर देंगे हम। और कल वाली आंसर की भी मिल गई थी और मैंने आप सबको कहा था कि आप ना अपनी अपनी जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं वो हमसे शेयर कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हम एक तो आपकी हेल्प कर पाएंगे कि कहाँ पे आपकी गलतियाँ आ रही हैं, तो हमें इस चीज़ को डिड्यूस करना इजी हो जाएगा कि कहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड कर देंगे। तो ये जो हमने मार्किंग बनाई है ना, कल वाली जो मार्किंग थी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी। कल वाली मार्किंग हमने 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना दी थी 100, क्योंकि पर कल वाले क्वेश्चन में पेपर में 120 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर होगा ना तो मार्किंग हम उसको सही कर देंगे। तो जो आज वाला जो पेपर होगा ना, अगर तो आपके 350 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तब तो मतलब आप वेल एंड डू कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपको बहुत सही जा रही है आपकी प्रिपरेशन। लेकिन अगर आपके मार्क्स 250 तक आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक बिल्कुल एवरेज से मार्क्स हो जाते हैं। उतने मार्क्स में जो सिलेक्शन है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो 300 मार्क्स इसमें थोड़े अच्छे माने जाते हैं, मतलब अबव एवरेज में आ जाते हैं वो मार्क्स, तो उसमें थोड़े सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी जो इसकी कट ऑफ होती है वो वेरी करती है कैटेगरी वाइज, ठीक है। मतलब आप आगे भी आप एग्जाम्स देते होगे तो आप बेहतर तरीके से इसको ऑलरेडी जानते होगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो अपने मार्क्स है ना जो इसमें A+ ग्रेड में ही रखिए। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, हु वॉज बुंदेला चीफ who allied with बहादुर शाह against बंदा सिंह बहादुर। तो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये हमने जब मैंने बंदा सिंह बहादुर वाली क्लास आपको करवाई थी, ये वाला क्वेश्चन हमने वहां पे किया था, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर था वो था C, यानी कि चतरसाल। नेक्स्ट देखते हैं, विच सिटी इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ पंजाब? A जलंधर, B लुधियाना, C मंडी गोविंदगढ़, D पटियाला। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन C, यानी कि मंडी गोविंदगढ़। ये जो ये वाला क्वेश्चन था ये भी हमने किया हुआ था। अब बीच में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो मैंने आपको मतलब एज सच करवाए नहीं थे, या तो मैंने आपके उनको नोट्स भेज दिए थे, ठीक है। अगर आपने उन नोट्स में से उन चीज़ों को नोट नहीं किया है तो वो मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा कि इस चीज़ को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। अब जब मैंने आपसे नोट्स बनवाए थे तब मैंने आपको बोला था कि स्पेस रखना साइड पे। अब वो स्पेस मैंने आपसे इसीलिए रखवाई थी, एक तो करंट अफेयर्स की वजह से रखवाई थी मैंने स्पेस आपसे। दूसरी स्पेस रखवाने का रीज़न यही था कि जब हम ये करते होते हैं ना, ये अपने ये मॉक टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे आ जाते हैं जो कि क्लास में नहीं करवाए हुए होते। अब जैसे इनमें से कुछ फैक्ट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनके फैक्ट्स आपने नहीं किए होंगे, तो उनको आप इस टाइम पे नोट कर लेना। अगर ये छतरसाल वाला फैक्ट भी अगर आपने नहीं नोट किया था तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अंडर होम डिड द सिख रेबल्स आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह जी डेथ, अंडर होम
डिड द सिख रेबल्स आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह जी डेथ, मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के बाद जो सिख रेबल्स थे वो किनके अंडर आ गए थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि वो बाबा बंदा सिंह बहादुर के अंडर आ गए थे। गुरुजी ने उनको अपनी कमान में से कुछ तीर दिए थे, एक बैनर दिया था, एक ड्रम दिया था और 5 सिखों की काउंसिल उनको दी थी जिनकी एडवाइस पे उनको काम करना था। तो जो इसका राइट ऑप्शन था वो था बी यानी कि बंदा सिंह बहादुर। नेक्स्ट देखते हैं, विच गुरु बिगैन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिख इनटू मिलिटेंट कम्युनिटी। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब गुरु अर्जन देव जी की डेथ हो जाती है, फिर जो उनके आगे सक्सेसर होते हैं, फिर वो 2 तलवारें रखना शुरू कर देते हैं, मीरी पीरी, ठीक है। एक तलवार होती है पॉलिटिकल पावर के लिए, दूसरी होती है अथॉरिटी पावर के लिए, ठीक है। तो उसी पॉइंट से जो सिखों की ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक मिलिटेंट कम्युनिटी में होने लग गई थी। तो जो हमारे 6th गुरु थे, गुरु हरगोबिंद जी, इसका करेक्ट ऑप्शन है गुरु हरगोबिंद जी, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मिसल्स या कॉन्फेडरेसीज वर द सिख ऑर्गेनाइज, मतलब सिखों की कितनी मिसल्स थी। तो मैंने आपको 12 की 12 मिसल्स करवाई थी और उनमें जो इंपॉर्टेंट थी और जो उनके फाउंडर इंपॉर्टेंट थे उनके नाम भी मैंने आपको नोट करवाए थे, ठीक है। तो कितनी मिसल्स थी? 12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी 12। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। ये भी मैंने आपको करवाया था कि ये कितना है, ये है 75.84। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग। ये मैंने आपको उसी टाइम पे बताया था कि ये जो हमारे रंजीत सिंह जी हैं, महाराजा रंजीत सिंह, इनकी जो मिसल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिलोंग करते थे शुक्र चौकिया मिसल से। और जिन जिन मिसल्स के साथ इन्होंने जो अपने मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे या फिर पगड़ी एक्सचेंज करके जिन मिसल्स को जीता था, वो मिसल्स भी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और इनमें ये जो एक पंगी मिसल थी, इनको इन्होंने जीता था कहां पे? अमृतसर में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8, अंडर हुज गुरुडम डिड सिख बिकेम पॉलिटिकल एंड मिलिटरी फोर्स। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, कुछ क्वेश्चंस इसमें रिपीट होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो पहले ऐसे गुरु कौन से थे जिनके अंडर आके मतलब सिख जो है वो एक मिलिटरी फोर्स बने थे, ठीक है। तो इसका आंसर अभी मैं करवा के गया हूं, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, गुरु हरगोबिंद जी, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड रंजीत सिंह मॉडर्न फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन। ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला मैंने आपको नहीं करवाया था क्लास में भी। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना कि जो उनकी फैक्ट्रीज थी ना वो थी लाहौर में, ठीक है। ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप कर लेना। कुछ क्वेश्चंस ना बीच में मैंने जानबूझ के, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता के गया कि मैंने जानबूझ के डाले थे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना था। वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ना स्पेशली डाले जाते हैं, मतलब ताकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो आपके मार्क्स हैं वो कम हो जाए, ठीक है। जो समझदार स्टूडेंट होगा वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट देखो, वेयर डिड रंजीत सिंह मॉडर्न सॉरी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। देखो, हु सर्व्ड एज रंजीत सिंह फाइनेंस मिनिस्टर। ये मुझे ना अच्छे से याद नहीं है कि मैंने आपको जो इनके जो मिनिस्टर थे उनके नाम करवाए थे कि नहीं करवाए थे, लेकिन मैंने जो नोट्स भेजे थे ना उनमें इनके नाम जरूर थे, ठीक है। तो जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था दीनानाथ। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, दीनानाथ। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द गुरु व्हेन सिख खालसा वाज फॉर्म्ड। ठीक है, इसका आंसर सबको आना चाहिए। वो थे हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी। इन्हीं के अंडर जो खालसा पंथ है उसकी फॉर्मेशन हुई थी और इन्होंने ही फॉर्म किया था खालसा पंथ को। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज साइंड। ठीक है, तो ये साइन हुई थी 1809 में। इसको आप ना वो करके रख लो, जो अपने नोट्स है ना महाराजा रंजीत सिंह वाले नोट्स, उसमें इस चीज को नोट करके रख लो कि ये जो ट्रीटी साइन हुई थी वो 1809 में हुई थी। ठीक है, ये ईयर इंपॉर्टेंट है
तो इसको नोट डाउन करके रख लेना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो 13th क्वेश्चन, हु कंपोज द फेमस रोमांटिक एपिक हीर रांझा। जब मैं आपको पंजाब कल्चर करवा रहा था या पंजाब के राइटर्स करवा रहा था तब हमने ये क्वेश्चन किया था। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हीर रांझा किन्होंने लिखी है, वो लिखी है वारिस शाह ने, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वहां पे, वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट आपको मार्क करवाया था, अगर आपने नहीं किया तो इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो। नेक्स्ट लिखो भाखड़ा डैम, क्वेश्चन नंबर 14, भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड एट विच रिवर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सतलुज रिवर पे जो भाखड़ा डैम है उस पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर गेव ब्रिटिश कंट्रोल ओवर टेरिटरीज। ऑप्शन 1 ट्रांस यमुना, ट्रांस झेलम, सतलुज, वेस्टर्न सतलुज। तो जो अपने आपके नोट्स है ना, मैंने आपको जब आपके नोट्स करवाए थे तब मैंने आपको लिखवाया था कि ये जो ट्रीटी ऑफ ये हुई थी, अमृतसर हुई थी, उसमें क्या लिखा गया था कि जो सतलुज का जो नॉर्थ वाला पार्ट होगा या वेस्टर्न पार्ट होगा, जो महाराजा रणजीत सिंह की फोर्सेस हैं वो उस सतलुज के इस साइड नहीं आ पाएंगी, ठीक है, वो वेस्ट साइड पे ही रहेंगी। तो जो उस ट्रीटी में जो एग्जैक्ट वर्ड मेंशन था ना वो था सिज सतलुज, ठीक है, सिज सतलुज। नेक्स्ट लिखो, जो वेस्टर्न पार्ट था उस पे कंट्रोल रहेगा उनका जो महाराजा रणजीत सिंह जी हैं, और जो ब्रिटिश के पास जो कंट्रोल गया था वो गया था सिज सतलुज का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 16, ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किया हुआ था, हु वर द फ्रेंच ऑफिसर्स एसोसिएटेड विद ट्रेनिंग ऑफ रणजीत सिंह आर्मी। तो मैंने आपको बोला था ना कि इसमें 2 नाम याद कर लेना, मैंने आपको 3 वर्ड्स के नाम लिखवाए थे, उनके पूरे नाम लिखवाए थे। उसी टाइम पे मैंने आपको ये भी बोला था कि जो इनको ना वेंचुरा और अलार्ड इस नाम से याद कर लेना, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वेंचुरा एंड अलार्ड। क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट है, व्हाट डिड द फ्रेंच साइन, व्हेन डिड द फ्रेंच साइन अ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रणजीत सिंह जी। तो ये अभी हम करके गए हैं 1809, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लो। Who was the British Governor General when first Anglo-Sikh War took place, ठीक है। तो जो मैंने आपको चार्ट भेजा था ना वहां पे इसका नाम मेंशन था, ये जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर था, तो वो था ऑप्शन हमारा सी, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हु सेट अप आर्टिलरी यूनिट फॉर रणजीत सिंह। ये वाला क्वेश्चन था ना, ये हमने नहीं किया था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते थे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होता ना उस क्वेश्चन को आप छोड़ दिया करो। वैसे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अभी अपने नोट्स में इसको नोट डाउन करके रख लो, ठीक है, कि इनकी जो आर्टिलरी यूनिट थी वो सेटअप की थी कोर्ट और गार्डनर ने। When did first Anglo-Sikh War took place, ठीक है, ये हमने किया था, ये मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको चार्ट ही बना के भेज दिया था पूरा नोट्स में। तो जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी वो हुई थी 1846 में। नेक्स्ट देखो, हु वाज द लीडर ऑफ सिख रिवोल्ट इन 1848 एट मुल्तान। तो वो जो चार्ट था उसमें आपको ये नाम मेंशन था, मूलराज, ठीक है। इन्होंने जो मुल्तान में जो सिख रिवोल्ट हुआ था उनको मूलराज ने लीड किया था। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज एसजीपीसी एस्टैब्लिश्ड इन पंजाब। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी, 1920। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर ये वाले जैसे 22 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, वैसे तो ये एलिमिनेशन मेथड से निकल सकता था, क्योंकि ये जो ऑप्शन डी है ना 2000, ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि आपको मतलब कुछ जो ऑप्शंस होते हैं ना वो कॉमन सेंस से निकल जाते हैं, क्योंकि 2000 तो बिल्कुल अभी रिसेंट है और एसजीपीसी तो बहुत पुरानी संस्था है, तो
मतलब 2000 जो है डी ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो जो हमारे ऑप्शन बचते हैं वो इन तीनों में से ही बचते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे उसमें एसजीपीसी की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ था कि 1920 में वो इस्टेब्लिश होता है एसजीपीसी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, विच गवर्नर जनरल एनेक्स्ड पंजाब। तो ये मैंने आपको करवाया था बहुत अच्छे से जब हमने डिस्कस किया था उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। तब मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉर्ड डलहौजी था इसी की पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था रानी झांसी बाई का। उस टाइम पे मैंने आपको ये फैक्ट करवाया था कि जो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी, और साथ में मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की स्टोरी भी बताई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आ ही गया, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो वो थे ये लॉर्ड डलहौजी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज मेड द रीजेंट ऑफ पंजाब स्टेट बाय ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो वो थी रानी जिंदा, महाराजा रणजीत सिंह जी की पत्नी थी रानी जिंदा, उनको बना दिया था जब उनको कर देते हैं दिलीप सिंह को बना देते हैं ना, क्योंकि वो छोटी एज में थे तब उनके रीजेंट बना देते हैं रानी जिंदा को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट ऑफ पंजाब। तो ये मैंने आपको करवाया था जब हम डिस्ट्रिक्ट्स कर रहे थे, ये था खन्ना। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बी खन्ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, हु लेड द सिख रिवोल्ट इन 1848 एट लाहौर। इसका ऑप्शंस है महाराजा रणजीत सिंह, बी छतर सिंह अटारीवाल, सी बदन सिंह, डी रानी जिंदा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है छतर सिंह अटारीवाल। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी। हु वाज अपॉइंटेड एज ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ लाहौर इन 1846। ये जब हम कर रहे थे दिलीप सिंह को डिस्कस कर रहे थे, महाराजा दिलीप सिंह को डिस्कस कर रहे थे, तो जो उसमें ट्रीटी हुई थी मैंने उसमें आपको बताया था कि जो ब्रिटिश वाले होते हैं वो कहते हैं कि जो हमारा एक रेजिडेंट हुआ करेगा वो यहाँ पे रहा करेगा, और वो अपनी एक काउंसिल बनाते हैं जिनके थ्रू जो सारे फैसले लिए जाएंगे दरबार के, और जो महाराजा रणजीत सिंह होते हैं उनके जो रीजेंट बना देते हैं वो बना देते हैं रानी जिंदा को। तो ये कुछ ये हमने वहां पे किया था। तो जो रेजिडेंट बनाया गया था वो था हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, हु कमेंटेड एनेक्सेशन ऑफ पंजाब वाज नॉट एन एनेक्सेशन बट अ ट्रेचरी। ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल नहीं किया था, इसको ना आप नोट डाउन कर लेना। इसको नोट डाउन करना आप जहां पे महाराजा रणजीत सिंह वाले नोट्स बनाए ना वहां पे नोट डाउन करना। ये ना एक मेरे को इनका ना फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा, आई थिंक चार्ल्स नेपियर था इनका पूरा नाम, मैं श्योर नहीं हूं। तो क्या हुआ था कि जबरदस्ती ना ब्रिटिश वाले क्या करते हैं, वो ना जो राजा होता है ना सिंध का, उसको क्या कहते हैं, वो ना असल में ब्रिटिश वालों की सारी बातें मान रहा होता है, लेकिन बाय द टाइम ना क्या हो जाता है कि ब्रिटिश ना पूरे इंडिया पे कब्जा कर चुका होता है, सिर्फ कुछ स्टेट्स रह गई होती है, उनमें से सिंध एक होती है। पंजाब के एनेक्सेशन के बाद सिंध बच जाती है। जो सिंध का राजा होता है ना वो मतलब प्योरली ब्रिटिश वालों का साथ दे रहा होता है, लेकिन ब्रिटिश वाले क्या करते हैं कि वो ना सिंध उस टाइम पे पंजाब का ही पार्ट था, तो वो क्या करते हैं कि उसको ना धोखे से जो राजा होता है सिंध का उसके साथ धोखा कर देते हैं, और धोखे से ना उसकी जो टेरिटरी होती है उसको एनेक्स कर लेते हैं। तो जो उस टाइम पे ये जो होते हैं ना चार्ल्स नेपियर, ये उस टाइम पे वो होते हैं सिंध के गवर्नर जनरल होते हैं या लेफ्टिनेंट होते हैं। उस टाइम पे उन्होंने ये बात बोली थी कि एनेक्सेशन ऑफ पंजाब वाज नॉट एन एनेक्सेशन बट अ ट्रेचरी, मतलब धोखे से उसको हथियाया गया था। तो जो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नेपियर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, व्हेन वाज भगत सिंह When was Bhagat of Punjab and Udaipur annexed under doctrine of lapse? तो
ये क्वेश्चन वैसे छोड़ने वाला था, ठीक है, अगर आपको आता था तो आप दे सकते थे इसका आंसर, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना होता है, ठीक है। वैसे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, 1852। नेक्स्ट देखो, हु वाज द न्यू ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ पंजाब इन 1848। ये क्वेश्चन भी छोड़ने वाला था, जो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, फ्रेडरिक मैन। नेक्स्ट देखते हैं 32, हु कंपोज द फेमस रोमांटिक एपिक हीर रांझा। ये अभी हम करके गए हैं, राइट आंसर है वारिस शाह। ये क्वेश्चन भी रिपीट है 33, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड 1809, सी ऑप्शन। 34, हु लेड द सिख रिवोल्ट ऑफ 1848 एट लाहौर। ये भी अभी हम करके गए हैं, छत्तर सिंह अटारी वाला। क्वेश्चन नंबर 35, वेयर वाज मेन सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। जो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये असल में पंजाब हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं हमने अभी जो इंडियन हिस्ट्री वो स्टार्ट नहीं की है। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पटना। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाल दिया था, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सिखाना था कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, ठीक है, तो वो आपकी आदत तभी से बन जाएगी कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मूवमेंट वाज नोन एज नामतारी मिशन, ठीक है। तो ये जो हमारी जो रिलीजियस मूवमेंट्स थी सारी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं। तो जो नामतारी मूवमेंट का जो मैंने दूसरा नाम लिखवाया था वो था कुक्का मूवमेंट, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर था वो था सी। नेक्स्ट देखो, और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मूवमेंट्स कहां पे प्रोमिनेंट थी, आपको ये याद रखना है। उसके अलावा जो जो इनके जो मेन लीडर्स थे उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो आज जब आपने पेपर दिया होगा तब आपको समझ में आएगा कि जो उनके नाम है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, विच मूवमेंट, ये हो गया लास्ट। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, कुक्का मूवमेंट प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमिनेंट रोल इन अराउजिंग द फीलिंग्स ऑफ पैट्रियोटिज्म इन कौन से एरिया में, ए, पंजाब। नेक्स्ट देखो, हु स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर रिटेलिएशन ऑफ चंडीपात, गुरबाणी, नामजप एंड आसा दीवार। तो जो कुक्का मूवमेंट में एक जो थे मतलब प्रोमिनेंट लीडर थे जिनका नाम था राम सिंह, तो उन्होंने ये जो रिसाइटेशन ऑफ चंडीपात हो गया या फिर गुरबाणी नाम जाप हो गया या फिर आसा दीवार हो गया, ठीक है, इन पे इन्होंने स्ट्रेस दिया था कि जितने भी जो फॉलोअर्स हैं उनको ये पाठ करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, हु वाज द चीफ इंस्पिरेटर ऑफ कुक्का मूवमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो जो इनके जो वो हैं उनके नाम याद करके रखो जो जो इन मूवमेंट से एसोसिएटेड है। और मैंने आपको ये भी बताया था अपने स्टूडेंट्स को कि एक साइड पे मूवमेंट्स लिख लो और उनसे रिलेटेड जितने भी नाम आई जा रहे हैं ना उनको एक साइड पे चार्ट बना के वो कर दो, ठीक है, उससे आपको याद करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, विच एनिमल वाज वर्शिप्ड इन कुक्का मूवमेंट। तो हमने किया था कि जो काऊ थी वो इसकी पूजा करते थे और काऊ के मैसेकर के बाद जो कुक्का रिवोल्ट होते हैं या फिर जो मैसेकर होते हैं, ठीक है, तो वो किस वजह से हुए थे, क्योंकि कुछ जो काउस थी उनको स्लॉटर कर दिया गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41, द लीडर ऑफ कुक्का मूवमेंट वाज परहैप्स द फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट ब्रिटिश। वो कौन थे, वो भी थे राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 42, विच कुक्का लीडर अपॉइंटेड सूबेदार एंड नायब सूबेदार। तो इसका आंसर भी है ए, राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 43, नेटिव विलेज ऑफ राम सिंह वाज, तो मैंने आपको कराया था ना ये पैनी विलेज के रहने वाले थे, पैनी विलेज। नेक्स्ट देखो, द नेटिव विलेज ऑफ राम सिंह वाज, ये फिर से रिपीटेड है क्वेश्चन, तो इसका भी आएगा पैनी।
यहाँ पे ऑप्शन सी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45, लाला लाजपत राय बिगैन हिज प्रैक्टिस ऑफ लॉ इन, कहाँ पे शुरू की थी उन्होंने? हिसार में। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता नहीं होता, पर क्योंकि आपका ये लॉ से रिलेटेड है तो ऐसा क्वेश्चन में भी पूछा जाए तो फिर आप ना, जब जहाँ पे आप लाला लाजपत राय, जहाँ पे आप वो करते हो ना भगत सिंह करते हो, ठीक है, वहां पे लिख लो, क्योंकि भगत सिंह काफी इंस्पायर्ड थे लाला लाजपत राय से, तो वहां पे नोट बना के लिख लेना कि जो लाला लाजपत राय हैं उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू कहाँ पे की थी? हिसार में। उसके अलावा अदरवाइज भी हम जब इंडियन हिस्ट्री करेंगे ना तब हम उसमें लाला लाजपत राय करेंगे, तो वहां पे भी ये चीज, वहां पे भी नोट बना लेना इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46, हु गेव द स्लोगन होम रूल इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट? इसमें ना मुझे कंफ्यूजन है कि ये डी या फिर सी है इसका आंसर। चलो इसका आंसर तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जो होम रूल थी ना उसकी स्थापना की थी एनी बेसंत ने, और ये जो स्लोगन था ना इसी तरीके का एक स्लोगन दिया था एनी बेसंत ने भी, ठीक है। तो इस वजह से मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि जो इसका आंसर है या तो एनी बेसंत होगा या फिर होगा बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 46 को अभी आप फिलहाल के लिए छोड़ दो, इसका जो भी होगा ना आंसर वो मैं आपको, जो आपकी आंसर की होगी ना उसमें क्लियर कर दूंगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं 47 पे। व्हेन वाज गदर रिबेलियन पार्टी फॉर्म्ड? तो ये जब हमने की थी ना गदर मूवमेंट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1913 में गदर रिबेलियन पार्टी वाज फॉर्म्ड। नेक्स्ट लिखो, हु कंपोज्ड द सॉन्ग पगड़ी संभाल जट्टा? जब हम भगत सिंह कर रहे थे ना तब मैंने आपको बताया था कि भगत सिंह के जो चाचा जी थे उनका नाम था अजीत सिंह। उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि जो अजीत सिंह थे ना उन्होंने एक स्लोगन दिया था पगड़ी संभाल जट्टा, उसी के ऊपर ना एक सॉन्ग बना था पगड़ी संभाल जट्टा, ठीक है। जो वो सॉन्ग लिखा गया था ना वो लिखा था इन्होंने बंके दयाल ने। अब यहाँ पे ना इस चीज को नोट कर लेना, जहाँ पे आपने नोट्स बनाए वहां पे नोट कर लेना कि जो स्लोगन दिया था वो दिया था अजीत सिंह जी ने, ब्रैकेट में लिख लेना अंकल पैटर्नल अंकल ऑफ, चाचा जी को पैटर्नल अंकल कहते हैं, पैटर्नल अंकल ऑफ भगत सिंह। और जो सॉन्ग कंपोज किया था ना पगड़ी संभाल जट्टा वो किया था बंके दयाल ने। हमने अजीत सिंह वाला फैक्ट कर लिया था, बंके दयाल वाला फैक्ट नहीं किया था, तो इसको आप वहां पे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आओ, हु इन्फॉर्म्ड द गवर्नमेंट अबाउट गदर पार्टी प्लान ऑफ रिवोल्ट इन इंडिया? जब हम गदर पार्टी कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था ना कि जब ये होता है हमारा वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है तो उस टाइम पे गदर पार्टी प्लान करती है कि वो ना यहाँ पे हथियार लेके आएगी और ब्रिटिश का तख्ता पलट कर देगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि उनका जो प्लान होता है वह सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वो सारे ना पकड़े जाते हैं। तब वहां पे ना मैंने आपको ये नहीं नोट करवाया था कि वो पकड़े किसकी वजह से जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं ये सत्यपाल सिंह है ना जो, इसकी वजह से पकड़े जाते हैं। तो जब जहाँ पे आप ये कर रहे हो ना गदर पार्टी, वहां पे ये फैक्ट नोट कर लेना कि जो इनका वो था ब्रिटिश का जो इन्फॉर्मेंट था वो ये था सत्यपाल सिंह। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी? तो ये मैंने आपको कराया था ना सोहन सिंह पखना, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी। तो जो 50 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन जो होता है ना ऐसा क्वेश्चन
ऐसे क्वेश्चंस पूछना छोड़ दिए हैं यूपीएससी ने भी और पीपीएससी ने भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली छोड़ने वाला होता है। ऐसे क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट किया करो जब आप बिल्कुल श्योर हो कि जो क्या कहते हैं जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी तुक्के नहीं लगाने होते, ठीक है। तो जो 51 था उसका जो करेक्ट ऑप्शन वैसे है वो है सी, 30 अक्टूबर को जो हमारे लाला लाजपत राय जी हैं उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखो 52, भगत सिंह एंड राजगुरु ऑन दिसंबर 1928 किल्ड, किसको मारा था उन्होंने? सॉन्डर्स को, जिसके इसी की डेथ की वजह से मैंने आपको जब कहानी सुनाई थी भगत सिंह जी की, तो मैंने आपको बताया था कि जो उनको फांसी हुई थी वो असेंबली में बॉम्ब फेंकने की वजह से नहीं हुई थी। जब वो असेंबली में बॉम्ब फेंकने के बाद जब वो पकड़े जाते हैं, फिर जो ब्रिटिश होते हैं उनको पता चल जाता है कि यही लोग ना सॉन्डर्स के कत्ल में शामिल थे। तो उस वजह से क्या होता है कि सॉन्डर्स की किलिंग की वजह से इनको फांसी होती है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि उनको एग्जीक्यूट कब किया जाता है। तो मैंने आपको स्टोरी में ये भी बताया था कि जो उनको फांसी दी जानी थी वो दी जानी थी 24 मार्च को, लेकिन जो ब्रिटिश वाले होते हैं उनको पता चल जाता है कि मतलब जो इनकी मौत के बाद ना काफ़ी दंगे हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि जहाँ पे इनको फांसी दी जाए तो वहाँ पे लोग इनको जब इनको फांसी दी जानी थी ना तो वहाँ पे जो जेल का ना इंसर्कल कर लिया था लोगों ने पहले ही 3-4 दिन पहले ही, जब उनको पता चल गया था कि अब इनको फांसी देनी है। तो ब्रिटिश को शक था कि कहीं वो लोग ना दीवार तोड़ के अंदर ना घुस आए। तब वो क्या प्लान बनाते हैं कि जो इनको फांसी देनी होती है ना 24 मार्च को, वो फांसी उनको एक दिन पहले ही दे दी जाती है। तो वो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि वो मतलब किताब पढ़ रहे होते हैं एक, ठीक है, फिर वो किताब अपनी आसमान में उछाल देते हैं, ठीक है, और 7 पेजेस रहते होते हैं उस किताब के पढ़ने वाले, 7 के 13, वो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था 23 मार्च। फांसी उनको दी जानी थी 24 को, लेकिन 23 को ही फांसी दे दी जाती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, हिली एरियाज ऑफ पंजाब इज कॉल्ड शिवालिक हिल्स। ये हमने किया था हिस्ट्री ऑफ पंजाब में भी हमारी लास्ट या फिर सेकंड लास्ट क्लास में। नेक्स्ट देखो, द प्लेन्स ऑफ पंजाब आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। ये भी हमने लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास में किया था। नेक्स्ट देखो, हु वाज द कमिश्नर ऑफ अंबाला व्हेन राम सिंह वाज पुट अंडर हाउस अरेस्ट। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे इसका जो आंसर है वो है सी आरजे टेलर। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, ठीक है, अगर पेपर में पूछ भी लिए जाए। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर तभी करना होता है जब आप बिल्कुल श्योर हो। नेक्स्ट देखो, और जनरली ये क्वेश्चंस मैं छोड़ने के लिए इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर ना किसी को भी नहीं आता होता, ठीक है। मतलब ये बहुत रैंडम से, मतलब बहुत छोटा सा फैक्ट उठा के पूछ लिया होता है, ठीक है, तो ये किसी को भी नहीं आता होता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप करोगे ना तो उसमें नुकसान ये होता है कि इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा बच्चा होगा, मान लो अगर वो आपके बराबर भी चल रहा है, ठीक है, मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों को सेम आता है, अगर एक बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ दिया है, ठीक है, दूसरे ने वो अटेम्प्ट कर लिया और उसका गलत हो गया, अदरवाइज क्या होना था, सेम मार्क्स आने थे, ठीक है, आपने गलत कर लिया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो 1 मार्क्स का डिफरेंस पड़ जाता है ना, उसमें सिलेक्शन का बहुत वो पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर किसी को भी नहीं आता होता, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली छोड़ देने होते हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल श्योर हो, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि, और आप इतने श्योर हो कि हाँ मतलब मेरे को पक्का पता है कि यही आंसर है, फिर वो आंसर जरूर कर दो, ठीक है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दिया करो। नेक्स्ट देखो, where did the Namtaris confronted the British on the issue of cow slaughter। वही मैं बता रहा था ना कि कुका मूवमेंट में काउ स्लॉटर की बात हुई थी और वो काउ की पूजा करते थे, तो वो हुआ था रायपुर में, इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट 58, राम सिंह वॉज पुट हाउस अरेस्ट इन 1863। कहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट किया गया था? तो वो थी जगह पैनी, ठीक है। ये ऐसे भी कॉमन सेंस से भी निकाला जा सकता था, क्योंकि जो उनकी जितनी भी एक्टिविटीज रही है ना राम सिंह की, क्योंकि वो पैनी में रहने वाले थे, पैनी के रहने वाले थे, और जो उन्होंने हेडक्वार्टर्स चेंज करके पैनी ले आए थे, ठीक है। तो अगर उनको हाउस अरेस्ट भी किया जाएगा तो वो पैनी पे किया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे कॉमन सेंस से भी निकालने होते हैं। नेक्स्ट 59, द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लुधियाना रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ 49 नामधारीज
on 16 January 1872 was Cowan, COWAN। ये क्वेश्चन भी छोड़ने वाला था, ये किसी को नहीं पता होता ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 60, टू वेयर वाज भाई राम सिंह वाज डिपोर्टेड बाय ब्रिटिश। ठीक है, तो उनको डिपोर्ट किया गया था बर्मा में। ठीक है, बर्मा में एक जगह है रंगून, वहां पे किया गया था उनको डिपोर्ट। 61 देखो, When did Lala Lajpat Rai speak in the Congress session for the first time? तो ये उन्होंने बोले थे उन्होंने 1888 में। ठीक है, ये हमारे उसका पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट 62, Which nationalist leader was known as शेरे पंजाब? तो ये मैंने आपको करवाया था, लाला लाजपत राय, इनको शेरे पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, Who published the newspaper The Punjabi and the People? तो जो इसका जो राइट ऑप्शन था, इसके ना मैंने आपको स्पेशली नोट्स भेजे थे ये बोल के कि मैं ये जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने जो जो बुक्स लिखी हैं या फिर जहाँ जहाँ पे उन्होंने अपने पब्लिकेशंस की हैं, ठीक है, या जहाँ पे वो एडिटर रहे हैं, तो वो लिस्ट मैंने आपको भेजी थी। ठीक है, तो उस लिस्ट में था ये क्वेश्चन, वहाँ से होना था। लाला लाजपत राय है इसका आंसर। हु पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर द पंजाबी एंड द पीपल। ठीक है, वो थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखो, हु यूज द नेम ऑफ काली एंड दुर्गा टू इंस्पायर द फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस एंड सेल्फ प्राइड। ये वाला टॉपिक भी आपका कवर होगा इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ए, अरबिंदो घोष। नेक्स्ट 65, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा। तो ये क्वेश्चन भी छोड़ने वाला था, इसका राइट ऑप्शन है महाराजा ऑफ कासिम बाजार। नेक्स्ट देखो 66, हु गेव द स्लोगन होम रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना, ये रिपीटेड है क्वेश्चन जो मैंने आपसे छुड़वाया था पहले। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। जितना मुझे लग रहा है ना, इसका आंसर एनी बसंत आएगा, बी आएगा इसका आंसर। फिर भी मैं आपको कंफर्म करके ना मैं फाइनल आंसर आपको इसका बता दूंगा। नेक्स्ट लिखो, व्हेन वाज गदर रिबेलियन पार्टी फॉर्म्ड। गदर रिबेलियन पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1913, ये हमने किया था। नेक्स्ट देखो, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 80% है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। जहाँ पे स्टेट प्रोफाइल की है ना आपने, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी स्टेट प्रोफाइल की, वहां पे इस फैक्ट को वहां पे नोट कर लो। आगे लिखो, द मेन इंडस्ट्री ऑफ पंजाब इज टेक्सटाइल, साइकिल, हॉजरी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, ये जब मैं आपको इंडस्ट्रीज करवाई थी ना पंजाब की, तब ये सारी इंडस्ट्रीज आप देख रहे थे कि पंजाब में है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखो, वेयर इज माझा रीजन। ये हमारी लास्ट या फिर सेकंड लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था जब हम ज्योग्राफी कर रहे थे कि जो माझा रीजन है वो कौन सा रीजन है, रीजन बिटवीन ब्यास एंड रावी। बारी दुआब करवाया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इसके जो ऑप्शन थे ना वो गलत थे। ठीक है, तो इसमें ना आप सब अपने आप को 4 मार्क्स दे लेना। ठीक है, पीपीएससी अगर कोई गलत सवाल पूछती है ना, तो जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, अगर वो क्वेश्चन गलत है तो उसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली डाला था। वैसे जो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो है 93 तहसील्स। जब हम स्टेट प्रोफाइल कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि 93 तहसील्स हैं पंजाब में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72, When was present Punjab came into existence। ये हमारे पहली क्लास का पहला ही फैक्ट था। ठीक है, तो पंजाब came into existence in 1st of November 1966। किसको ट्राइफरकेट किया था, क्या क्या बना था 1st of November 1966 को? 3 स्टेट्स बनती हैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। नेक्स्ट देखो, पंजाब 72 का आंसर है सी, 1966। नेक्स्ट देखो, पंजाब इज रिच इन, तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, रॉक सॉल्ट। ये हमने नहीं किया था 73, तो इसको नोट डाउन कर लो ज्योग्राफी वाले पार्ट में।
आगे देखो, हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर, तो ये हमने किया था महाराजा रंजीत सिंह। आगे देखो, विच सिख गुरु ऑर्डर टू वियर द 5 कक्काज, तो कशहरा, कड़ा, कृपान, कंगा और केश, तो वो थे हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, जब वो खालसा पंथ की स्थापना करते हैं तो वो कहते हैं कि जो मेरा सिख होगा वो ये 5 जो है कक्के इनको हमेशा धारण करके रखेगा। नेक्स्ट देखो 76, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय गुरु नानक देव जी फेथफुल अटेंडेंट मर्दाना वॉज, तो जब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स करवा रहा था आई थिंक सेकेंड लास्ट क्लास में, तब मैंने आपको बताया था कि जो मर्दाना थे वो रबाब बजाया करते थे, तो जो इसका राइट ऑप्शन था वो था ए रबाब। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पंजाब, ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्लास में किया था 23 डिस्ट्रिक्ट्स, ए ऑप्शन 23 डिस्ट्रिक्ट्स। जो 23rd डिस्ट्रिक्ट है वो है मरेलकोटला। नेक्स्ट देखो 78th, हु वाज पंजाब्स चीफ मिनिस्टर इन 1956 टू 1964, तो जो इसका राइट ऑप्शन था वो था प्रताप सिंह कैरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस अपनी पूछता बीपीएससी। नेक्स्ट देखो, हु हैड बीन द रूलर ऑफ पंजाब एट द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी, तो जब कल्लूकारा होता है तब मैंने आपको बताया था ना कि दौलत खान जो लोधी है वो यहाँ पे रूल कर रहा होता है पंजाब में, तो जो इसका राइट ऑप्शन था वो था सी। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी कॉम्पोजिशंस हैव बीन इंक्लूडेड इन दशम ग्रंथ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। जहां पे आपने गुरु गोबिंद सिंह जी किया है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी के फैक्ट्स बनाए हैं आपने, वहां पे ये नोट कर लेना, हाउ मेनी कॉम्पोजिशंस हैव बीन इंक्लूडेड इन दशम ग्रंथ, तो वो है 10 कॉम्पोजिशंस। हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर देयर इन पंजाब, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था। ठीक है, जो आपकी बुक है वहां पे वैसे सी दिया हुआ है। ठीक है, सी 4 एयरपोर्ट्स, लेकिन ये जो पंजाब के एयरपोर्ट्स है ना, इनमें इशू ये रहता है कि कभी कभी कुछ एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल कर दिया जाता है, कुछ एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस वजह से ये जो नंबर है ना ये वेरी करता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपको नहीं करना था। नेक्स्ट, फेस्टिवल ऑफ बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, मैंने एक्चुअली आपको नोट्स ये वाले भेजने भूल गया था। मैंने आपको बताया था जो मेरे स्टूडेंट्स थे कि जिस दिन पंजाब हिस्ट्री पंजाब जी के ख़त्म होता है आप ना मुझे मैसेज कर देना कि हमें ना जो पंजाबी मंथ्स हैं उनके नाम सेंड कर दो, तो मेरे भी दिमाग से स्किप हो गया और आपने भी नहीं मेंशन मुझे याद करवाया। ठीक है, वैसे जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी। तो आज ना मैं आपको लिस्ट ये वाली सेंड कर दूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, कि बसंत पंचमी वो कौन से मंथ में आती है, वो होती है माघ मंथ में, सी। हु कंपोज द सॉन्ग पगड़ी संभाल जट्टा, रिपीटेड क्वेश्चन, राइट आंसर है बंके दयाल। हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब इन 1906, तो ये थे एबर्टसन, सी ऑप्शन। 84, 86, who said we are not Sikhs or Punjabis, our religion was patriotism, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लो। और जहाँ पे सोहन सिंह पखनाम ने किया है ना, उनके बारे में लिखा है, वहाँ पे उनकी ये जो इनका जो बात बोली थी इन्होंने ऐसे ही इन्वर्टेड कॉमास में डाल के लिख लेना। ठीक है, सोहन सिंह पखना पे। नेक्स्ट लिखो 86, वेयर डिड अजीत सिंह एस्केप्ड टू इन 1908, तो वो चले गए थे फ्रांस में। ठीक है, 86 का आंसर है फ्रांस, डी। 87, which revolutionary is supposed to be mastermind in the attack on Harding, तो ये थे लाला हरदयाल। When did लाला हरदयाल returned to India, वो रिटर्न किए थे 1906 में, 88 का ए। Which ship was prevented from entry into India in 1914, तो ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारी वो थी रिलीजियस
रिलीजियस मूवमेंट्स थी, ठीक है। वहाँ पे हमने कोमागाटा मारू डिस्कस किया था। मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई थी कोमागाटा मारू की, कि कैसे उसका जो नाम था गुरु नानक जहाज था, शिप का नाम जैपनीज शिप था, और भाई गुरदीप सिंह थे, उन्होंने उस शिप को एक्वायर करके और फिर वो जाते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ से सिंगापुर से जाते हैं वो वहाँ पे कनाडा में, वहाँ पे उनको लैंड नहीं करने दिया जाता, फिर वो वापस आ जाते हैं और उनको यहाँ पे फिर बजबज में एक एरिया, बजबज नाम से एक एरिया है यहाँ पे हमारे वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता के पास, ठीक है। और वहाँ पे उनको कहा जाता है कि वो यहीं पे रुक जाएं, ठीक है, और कुछ सिक्कों पे वहाँ पे गोलियां भी चलाई जाती हैं। ये सारा इंसिडेंट मैंने आपको सुनाया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 90, हु इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट द गदर पार्टीज प्लान? रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट आंसर है सतपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 91, revolutionaries associated with the paper तलवार and Indian freedom was सरदार सिंह राणा। 91 का ए, सरदार सिंह राणा। इंपॉर्टेंट नहीं है ये। Which of the revolutionaries started the scheme of scholarship for Indian student in England? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट आंसर है एस.के. वर्मा। ये वही क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को छोड़ना होता है, ठीक है। जो ये आप मॉक टेस्ट देते हो ना, ये जानबूझ के मैं टफ बनाता हूं ताकि जो आप जब आप एग्जाम देने जाओ ना, तब आपको क्वेश्चंस ऐसे ना लगे कि मतलब पता नहीं कहां से क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर जो था ये मैंने जानबूझ के टफ बनाया था, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स यहाँ पे कम आ रहे हैं ना, तो अपना क्या कहते हैं, जो अपना मोराल है उसको डाउन करने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे मैंने जानबूझ के डाले थे कि जिनको छोड़ना होता है, ठीक है। पीपीएससी जो पीपीएससी का पेपर होगा ना, जो जीके पार्ट का पेपर होगा पार्ट 2 का, वो इतना टफ नहीं होगा जितना टफ मैंने आपको डाल दिया, ठीक है। मैं शुरू से आपको यूज टू कर रहा हूँ कि आप ना पहले ये सीख जाओ कि कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे अगर आपका जो पेपर होगा 120 मार्क्स का होगा ना, उसमें सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो छोड़ने वाले होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दोगे ना 5 से 6 क्वेश्चंस, तो क्या होगा कि जो आपके 5 से 6 मार्क्स है ना, वो कम होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं आपके जो वो वाले चांसेस है ना, वहां पे जो रॉन्ग मार्किंग के चांस है, उनको कम करने की वजह से मैं जानबूझ के जो पेपर्स है ना उनको टफ डाल रहा हूँ, ठीक है। और डिस्कस तो हमने कर ही लेना होता है और आंसर्स भी मैंने आपको बता देने होते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप इसकी फिक्र मत करो। यहाँ पे अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो टेंशन मत लो, ठीक है। बस आप इतना सीखो कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं। अभी ना आपको बस ये सीखना है, इन क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट देके ये सीखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहता हूँ। जब मैं नोट्स करवाता हूँ आपको, तब भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये क्वेश्चंस छोड़ ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ा करो। दूसरा, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं मतलब जो ना बिल्कुल कहीं से भी उठा के पूछ लेते हैं, वही जो 3-4 क्वेश्चन, जो 5-6 क्वेश्चन पूछेगी पीपीएससी आपसे, और वो जरूरी नहीं है कि वो पार्ट 2 में से ही पूछे, पार्ट 1 में भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हर बार होते हैं वो क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को छोड़ना होता है, ठीक है। बस वो क्वेश्चंस को पहचानना कैसे है वो सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आगे देखो, कहां थे हम? 93 पे। हु डिस्क्राइब्ड मदन लाल ढींगरा एज नेशनल लॉस? तो वो थे आगा खान, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज मदन लाल ढींगरा When was Madanlal Dhingra sentenced to death? 1909. To whom did Madanlal Dhingra express his 3 wishes before dying? वो थे वीडी सावरकर। अच्छा, अब ये 3 क्वेश्चन है वो मदनलाल ढींगरा से इंपॉर्टेंट है, रिलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किन्होंने बोला था कि वो एक जो उनकी डेथ है वो एक नेशनल लॉस होगी? वो थे आगा खान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, When was Madanlal Dhingra sentenced to death? 1909। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, to whom did Madanlal Dhingra express his 3 wishes before dying? ये इंपॉर्टेंट है, वीडी सावरकर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस में 2 इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो ये जो 2 फैक्ट्स हैं जहां पे आपने मदनलाल ढींगरा के बारे में लिखा है वहां पे नोट बना लो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने मदनलाल ढींगरा के बारे में नहीं लिखा है, तो जहां पे आप रेवोल्यूशनरीज वाला चैप्टर किया है ना हमने,
जहाँ पे हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, उनके बारे में लिखा है, तो ये फैक्ट वहां पे बना लो। नेक्स्ट लिखो, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी, ये हमने किया था, सोहन सिंह पटना। नेक्स्ट, द मेन रोड ऑफ पंजाब लोकेटेड ऑन NH1 इज ग्रैंड ट्रंक रोड, ये मैंने नहीं करवाया था आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, विच गुरु रोट आनंद कारज, तो ये मैंने बताया था ना आपको कि गुरु रामदास जी, उन्होंने आनंद कारज लिखे थे, और क्या नाम दिया था उनको, आनंदू। नेक्स्ट देखो 99th क्वेश्चन, विच गुरु रोट सुखमनी साहिब, वो थे हमारे गुरु अर्जन देव जी, ठीक है, ये हमने किया था जब मैं आपको गुरु अर्जन देव जी करवाया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये हमने फर्स्ट डे में ही डिस्कस कर लिया था, स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब इज ब्लैक बक, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज की हमारी क्लास है एक्सप्लेनेशन वो खत्म होती है। आप अपने मार्क्स बना लेना, और एक और टेस्ट आपका लिया जाएगा। ऐसे ना पंजाब के मैंने 5 टेस्ट बनाए हैं, ठीक है, ताकि जब तक एग्जाम आए ना आपका जो पंजाब जीके वाला पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। और ये जो आज का जो पेपर था ये मैंने जानबूझ के इंटेंशनली थोड़ा टफ बनाया था, मैंने जानबूझ के इसमें से कुछ क्वेश्चंस वो भी डाले थे, टफ बनाने के लिए ही मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले थे जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं करवाए थे। जैसे कुछ क्वेश्चंस बीच में हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आ गए थे, ठीक है, वो क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के डाले थे, ठीक है, कि पेपर आपको टफ लगे। तो यहाँ पे अगर टफ चीजें कर जाओगे ना, तो जब पीपीएससी का जो पेपर होगा उसको सॉल्व करोगे तब वो आपको इतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा, अगर यहीं पे मैं आपको इजी पेपर बना के दे देता, ठीक है, तो आप ना थोड़ा वो हो जाते, रिलैक्स हो जाते, और मैं चाहता नहीं हूँ कि आप रिलैक्स हो, ठीक है। जब तक आपका मतलब एग्जाम नहीं हो जाता ना, तब तक मैं मतलब मेरी इंटेंशन यही रहेगी कि पर आज का क्वेश्चन देख के अपना कॉन्फिडेंस भी ना लूज कर जाना, ठीक है। तो मेरी इंटेंशन यही रहेगी कि मतलब आपको बेस्ट देना है आपका, ठीक है, और वो तभी दे पाओगे जब मतलब आप थोड़ा सा टेंस रहोगे, ठीक है, थोड़ी सी टेंशन बेहतर होती है, अच्छी होती है। तो जो आज की क्लास थी वो यहीं तक थी, और अपने मार्क्स ना मेरे साथ शेयर कर देना, ठीक है, कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा वो होगा संडे को, ठीक है, वो हम देख लेंगे कि मतलब किस तरीके से रखना है। एक टेस्ट तो आपका पंजाब जीके का ही होगा, ठीक है, उसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे, और जो दूसरा टेस्ट होगा वो हम डिसाइड करके आपको बता देंगे कि जो कंप्लीट एडीए का सिलेबस है उसका टेस्ट लेना है, या फिर बाय द टाइम हमारा ना जो सेकंड बैच है एडीए का वो शुरू हो जाएगा। तो अगर तो उस पॉइंट तक हमारा मतलब उतना कवर हो गया कि हम उससे रिलेटेड, जैसे अगर आईपीसी शुरू करवाया हमने सबसे पहले, वो देख लेंगे कि जो टॉपिक शुरू करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर तब तक उतना सिलेबस कवर हो गया कि उसके 100 क्वेश्चंस बन गए, तब हम आपका वो टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो जो एक टेस्ट है वो तो आपका श्योर है कि वो पंजाब हिस्ट्री का होगा, जो दूसरा टेस्ट है वो हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, थैंक यू सो मच।